अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। प्रेम जब संपूर्ण समय पर फैल जाता है तो वो इतना विराट है कि उसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर लिमिटलेस है और अज्ञेय ही है। कृपया कुछ कहें। एक बिंदु पर आकर ज्ञात और अज्ञात अज्ञेय में विलय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो प्रेम भी अज्ञेय बन जाता है। प्रेम के हम ज्ञात और अज्ञात के पहलुओं में कई बार क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, उनके साथ चलते हैं। और फिर प्रेम जब इतना विराट होता है तो वो अज्ञेय में ही फैलता है, बेबूझ हो जाता है, जानने की जरूरत भी नहीं रह जाती। हम जानना भी नहीं चाहते और हम चाहकर जान भी नहीं सकते, लेकिन हम जीते हैं, हम उसको जानते हैं, हम उसमें दमकते हैं, महकते हैं, चहकते हैं, वो सब कुछ होता है, लेकिन हम उसको जानते नहीं और जानने की जरूरत भी नहीं समझते। यही तो प्रेम की खूबसूरती है। वो संपूर्ण समय पर फैलता है, एक दिन हमारे पूरे अस्तित्व पर छाता है, लेकिन हम भी उसको किस्तों में बांट कर देखना चाहते हैं। हम भी उसको थोड़ा फ्रेगमेंटेड रखना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े में तोड़कर देखना चाहते हैं, क्योंकि पूरा प्रेम जी पाना सबके बस की बात नहीं होती। क्योंकि पूरा प्रेम तो एक बाढ़ वाली नदी की तरह आता है, किनारों तटबंधों को तोड़ जाता है। हमने तो बड़ी मुश्किल से तटबंध बनाए होते, और प्रेम ऐसा नहीं है कि तटबंधों को मानकर बहे। कभी कभी सब कूल किनारे तोड़कर बह जाता है, तब क्या करेंगे? हाँ, लेकिन कितना भी हम रोक लें, कभी कभी तो बह ही जाता है और विराट पर फैल जाता है। तब वो अज्ञेय का ही हिस्सा होता है, तब वो अज्ञेय में ही डोलता है और वहां से हमारे ऊपर जीवन के सर्वोत्तम गुणों की वर्षा करता है। मनीषा मत्ता ने लिखा है, प्रणाम आनंद श्री जी, मुझे आज स्नेह के बारे में बात करनी है। एक तो वो बहुत परेशान रहती है और उसके बारे में बात नहीं करती। कभी करती है तो कभी कभी समझ जाती है, लेकिन बहुत बार मुझे बात करनी कहकर बात करना बंद कर देती है और कभी कभी अपना मतलब निकाल कर चिढ़ जाती है। वैसे सब बात शेयर करती है, लेकिन परेशानी नहीं। ज़्यादातर उसको परेशान ही देखती हूँ। मेरे हिसाब से मैं काफ़ी सचेतन व्यवहार करने पर भी उसको पता नहीं कौन सी बात परेशान कर जाती है, इसलिए मैं उसके साथ प्यार से नपातुला ही बोलती हूँ। मुझे लगता है एक तो उसका वेट अपने आप बहुत बढ़ता जा रहा है, और दूसरा उसका पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको भूल पाना और खुद को आईआईटीएन दोस्तों और कजिन से कंपेयर करना, समझाएं क्या? इस टॉपिक पर बात हमारे घर में कोई नहीं करता, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर सबसे बात करना छोड़ देती है। आपकी ब्लेसिंग से ही वो लखनऊ तो आ तो गई, लेकिन आपके प्रति भी खुली नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ। मुझे लगता है कि वीकेंड पर खुल के बात करूं, लेकिन अक्सर स्नेह का बात करने का मन नहीं होता है। क्या करें समझ नहीं आता। मनीषा जी, धैर्य रखिए, चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी। देखिए, जब वो आई थी और 3 दिन के प्रोग्राम में यहाँ से जब गई, तो उसके अंदर एक निश्चित बदलाव तो दिखा था। धीरे धीरे वो खुली भी, धीरे धीरे उसने अपनी बातें भी करी। कई बार बच्चे समय लेते हैं, और फिर वही फार्मूला है, प्रेम का फार्मूला, और तो कोई फार्मूला है नहीं। उसके साथ प्रेम से रहिए। ये अपराध बोध और ये तुलनाएं ही तो आजकल बच्चों के लिए विभीषिका बन रही हैं। कम से कम घर में तुलना का वातावरण ना हो, ये अच्छा हो सकता है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए।
ये आईआईटी में ना होना, ये मेडिकल में ना होना और ये उसमें ना होना, इसमें ना, आजकल बच्चों के लिए बड़ा विचित्र सा विषय बन गया है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल टेंडेंसीज ये सब बनती जा रही हैं। क्योंकि अपने होने की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो कई बार समाज और परिवेश से उनके अंदर उतनी जा नहीं पाती और बच्चे इसमें दुखी और भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी माता-पिता अगर प्यार से साथ चलते रहेंगे तो बातें बन जाती हैं। बिना किसी रुकावट के हमेशा जब मौका मिले तो बच्चे को यही एहसास कराएं कि उसका होना कीमती है, उसका होना महत्वपूर्ण है। ये मायने नहीं रखता कि उसने क्या सफलता पाई, ये मायने नहीं रखता कि उसने क्या अचीव किया। आपका अनकंडीशनल प्रेम उसके लिए वैसे का वैसा ही है। ये बात मायने नहीं रखती कि वेट कम है कि ज़्यादा है, फिगर अच्छा है कि नहीं है, कुछ मायने नहीं रखता। को खुश रहना मायने रखता है। 100 किलो, 150 किलो के होकर भी अगर मस्त मौला लाफिंग बुद्धा जैसे हो जाएं, तो मैं वही चुनूंगा, वही चुनूंगा। मैं तो प्रेफर करूंगा अब फीमेल बुद्धा हो जाए, नहीं मेल बुद्धा, 150 किलो के हो जाए, पेट निकला हुआ है लेकिन लाफिंग बुद्धा है, बढ़िया बात है। बिल्कुल फिट, स्लिम, ट्रिम, हर तरह से बॉडी मैनेज्ड और हमेशा रोते हुए, झींकते हुए, परेशान, दुखी, डरे हुए, कांपते हुए, सहमे हुए, तो ऐसे शरीर का भी क्या करेंगे। हाँ, शरीर भी अच्छा हो और प्रसन्नता भी हो तो ये सोने पे सुहागा। लेकिन फिर भी सोना तो चुन ही लेंगे हम। सोना है खुश रहना, तो मूल चीज है खुश रहना, और सुहागा है फिट भी रहना, ठीक भी रहना। तो देखो क्या है ना, मानसिक अवरोध जब आते हैं तो वेट वगैरह भी बढ़ता ही है। तो अच्छा ये हो कि घर में अगर वातावरण बने, सहयोग हो, तो कुछ क्लिनिकल हेल्प ले लो, कुछ मनोचिकित्सक की सहायता ले लो। आजकल मेडिसिन भी बहुत अच्छी-अच्छी आ गई हैं, कुछ कभी उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। और अगर उसका मन करे और वो सहयोग करे, तो जो मैंने इस बार सजेस्ट भी किया था जब वो आई थी प्रोग्राम में, उसके लिए किया था, किसी और के लिए किया था, लेकिन लागू तो उस सभी पे होता है कि दिन में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा मेडिटेशन करे, ध्यान करे, तो उस ध्यान से भी बड़ा अंतर पड़ जाएगा। और आप बात करती रहिए, वो आज बात नहीं करेगी, कल करेगी धीरे-धीरे करके। या परिवार में जिससे वो अच्छे से बात करते हो, उससे बात करें। नाम आपने उसका रख दिया है स्नेह। स्नेह तो प्रेम का ही नाम होता है, तो उसको और ज़्यादा प्रेमपूर्ण होने की एक तरह से चुनौती मिली हुई है। स्नेहपूर्ण होकर ही स्नेह का कल्याण होगा। तो पहली बात तो चिंतित मत होइए, अस्तित्व पर भरोसा रखिए, छोड़िए और अनकंडीशनली उसको एक्सेप्ट करिए और उससे प्यार करिए। अब ये जो 2-4 कंपटीशन होते हैं, इनके अलावा भी तो ज़िंदगी में करियर के तमामों ऑप्शन हैं। वो चुने जा सकते हैं और उधर जाया जा सकता है। आजकल तो इतने रास्ते खुले हुए हैं जो हमें पता भी नहीं। तो किसी एक जगह बंद कर रहना क्यों? और तुलना भी किसी से क्यों करनी? तुलना करिए नहीं। कौन जाने किसके पीछे, दीवार के पीछे क्या है? हाँ, मन की चालाकी ये होती है कि अपने लॉन लॉन के बजाय दूसरे के लॉन की घास जो है वो ज़्यादा हरी लगती है। लेकिन लगती ही है, पता चला किसी के लिए वो घास हरी कांटे जैसी है या कैसी भी है, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना। बीइंग अ मदर, आप पूरे कंपैशन से इंट्यूटिवली उसके साथ रहिए, सिंपली बस साथ रहिए और धीरे धीरे तस्वीर बदलेगी।
मेरा ये देखना है कि जब वो इस बार आई और गई तब उसके अंदर काफ़ी बदलाव था। यहाँ देखिए उसने बात भी करी थी, थोड़ा सुसाइडल स्ट्रीक भी उसके अंदर दिखा था मुझको, लेकिन जब हमने उसको बताया, समझाया तो मुझे लगा कि वो चीज़ समाधान की तरफ गई भी। एनीवे थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन समाधान निकलेगा, निश्चिंत रहिए। और मेरी ब्लेसिंग्स है साथ में, निश्चिंत रहिए। सुमन अहलावत ने लिखा है, अनंत अभिनिवेशा ने, प्रणाम गुरुदेव। आपने कहा कि प्रेम में अतीत भी खिल जाता है और भविष्य भी खिल जाता है। पता नहीं आपका सानिध्य है या प्रेम कहेंगे। अतीत अब बड़ी दूर लगता है, परेशान नहीं करता, भूलता सा प्रतीत होता है। आपने रिडिफाइन कर दिया कि अतीत खिलता है और ये बड़ा सारभूत सा लगता है भूलने के बजाय। भूलना क्यों? वो खिला हुआ होगा तो अच्छा होगा। भूल कर भी भूलता कहाँ है, पीछे तो कहीं छुपा ही रहता है। अतीत को हम हिंदी में कहते हैं भूत। भूत से फिर हमने भूत प्रेत बना लिए और अक्सर भूत की परिकल्पना डरावने रूप में ही होती है। देखो कितनी अजीब बात है। अतीत है भूत और भूत ही लोगों को करता है परेशान। कभी ये नहीं किसी ने सुना होगा कि बड़ा प्यारा भूत मिला हमको, कल सड़क से जा रहे थे, इतने प्यार से भूत ने मुझे बुलाया, इतने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा, चाय पिलाई, मजा आ गया भूत के साथ रहकर। कहानियों में भी ऐसा नहीं होता। सारी कहानियां भी भूत को लेकर हमने यही बनाई कि भूत ने बुलाया तो हमारी रूह कांप गई, भूत ने हाथ छुआ तो रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, और जैसे ही पता चला कि ये आदमी आदमी नहीं भूत है और हम सिर पर पैर रख के भाग लिए, तो हमने भूत को डरावना बना दिया है। ये वही भूत था जिसके ऊपर फिर कहानियां बनाते बनाते लोग भूत प्रेत और पिशाच तक पहुंच गए। कहानी बनाने वाले तो उस्ताद हैं। कहानियां एक जगह तो रुकती नहीं, फिर बहुत दूर चले जाते हैं कहानी बनाते बनाते। अतीत भूत है लेकिन प्यारा भूत है। उसके साथ अगर वैमनस्य का रिश्ता रखेंगे, उसके साथ कटुता का रिश्ता रखेंगे, वो डराएगा, झकझोरेगा, बोझिल बनाएगा। अतीत की तरफ जाकर ज्यादातर लोगों के भीतर क्या अटका है? अपराध बोध, निराशाएं, पीड़ाएं, वेदनाएं। अतीत में वही सब ढूंढते तलाशते हैं लोग और वो उनके ऊपर बोझ बनकर पड़ी है। उनके बीच कुछ एक सुंदर स्मृतियां रेत में कुछ चमकीले कणों की तरह चमकती दिखाई देती हैं, लेकिन ज्यादातर तो वो डरावना ही लगता है। लेकिन जब आप प्रेम से भरते हैं, अपनी उपस्थिति में, अपनी प्रेजेंस में आते हैं, तो पूरी रेत सुनहली हो जाती है। अतीत की जो सारी रेत फैली है पीछे, सुनहली हो जाती, चमकने लगती, स्वर्णिम हो जाती, क्योंकि हमने अब उससे अपना तादाद में व्यक्तिगत हटा लिया है। पर्सनलाइजेशन हट गया और उस पर्सनलाइजेशन ने ही बहुत पीड़ा दी थी। उस वैयक्तिकरण ने ही बहुत पीड़ा दी थी। अब हम देख पाते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। जैसे फिल्म है, फ्रेम फ्रेम चलती है, उसमें कंटिन्यूटी भी हम देख रहे हैं, लेकिन आज से 25 साल पहले एक फ्रेम था तो एक बॉडी माइंड था, उसकी अपनी समझ थी, अपनी सोच थी, अपनी उसकी संस्कारबद्धता थी। उस बॉडी माइंड के फ्रेम में ये घटना घटी, उसकी ये स्मृति बनी। अब जब हम आज वहां पर देख रहे हैं तो ये बॉडी माइंड अलग है, इसका अनुभव, इसकी समझ अलग है। एक चेतना की कंटिन्यूटी, एक जो साथ में सातत्यता का धागा चला रहा था वो है, लेकिन अब हम प्रेम से देख पाते, करुणा से देख पाते। हम दूसरों को तो क्षमा कर पाते हैं, हो गया होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने आप को शायद कभी क्षमा नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे अतीत की जो परछाइयां हैं वो हमको पीड़ित करती रहती। जो हुआ सो हुआ, उस क्षण में वही हो सकता था।
इसको प्रेम से देखकर हम अतीत की परछाइयों से मुक्त हो जाते और तभी अतीत खिल जाता है। यही खिलना है अतीत का, जब उससे हम डिटैच्ड हैं और उसके सार का स्वागत करते हैं, उसको बिना किसी शर्त के हम स्वीकार कर लेते हैं, वही अतीत की खिलावट बन जाता है। और फिर यही एटीट्यूड जहाँ भी लाते हैं वहाँ पे खिलावट शुरू हो जाती है। अनंत देवीना लिखती, प्रणाम अनंत श्री, यहाँ की महिलाओं में बहुत भय है, अधिक धन है इसलिए भय अभिमान में छुप जाता है, कृपया कुछ कहें। तो रहने दो उनको भय में, तुम भय मुक्त रहो, अभिमान मुक्त रहो, उनका दर्द वो जाने। जब वो महिलाएं मुझसे प्रश्न पूछेंगी तो उनको जवाब दे देंगे, वो उनके काम का भी होगा। उन महिलाओं का क्या होगा ये जानकर क्या करोगी? अगर आज मैं बता भी दूं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो इससे उन महिलाओं की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, फर्क तो तुम्हारे ऊपर पड़ना है। तो जब ये बात जान ही ली, देख ही ली कि बहुत भय है, तो स्वयं को भय से मुक्त करो। और भय का विपरीत क्या है? प्रेम। प्रेम से भरो, भय चला जाएगा। जहां प्रेम है वहां भय नहीं, और जहां प्रेम है वहां अभिमान भी नहीं। अभिमान है तो प्रेम नहीं होता। कोई अहंकारी व्यक्ति कभी प्रेम थोड़ा ही कर पाता है, आज तक नहीं किया। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को ही प्रेम करता है, अपने अहंकार को ही प्रेम करता है। और अहंकारी व्यक्ति किसी के प्रेम में भी पड़ता तब है जब सामने वाला उसके अहंकार को फुसला देता है, सहला देता है, पोषित कर देता है, तो उसके प्रेम में पड़ जाता है। लेकिन वो वस्तुतः अपने ही अहंकार के प्रेम में पड़ता है। तो इसीलिए ये दुष्चक्र चलता रहता है। तो उन महिलाओं को देखा जाएगा बाद में। तुम भी धन अधिक लाओ अपने पास, और बिना भय के लाओ, बिना अभिमान के लाओ, और उन्हीं महिलाओं के बीच शान से घूमो, वो ज़्यादा मजा है। और जब तुम प्रेम से घूमोगी तो सारे भयभीत महिलाओं की नेता बन जाओगी। भयभीत व्यक्ति तो भयभीत है ही अंदर से, और तुम्हारे पास धन भी आ गया और भय भी नहीं है, तुम नेता बन जाओगी, उनके लीडर बन जाओगी, तुम्हारी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो ये ध्यान रखो, उन महिलाओं की चिंता छोड़ो। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, क्या प्रेम ही वो कुंजी है जिससे एग्जिस्टेंस आते सतत सहज बोध से लयबद्ध हुआ जा सकता है? क्या सहज बोध छोटे बच्चों के जैसा निर्दोष होता है, बिना किसी चालाकी और कपट के? अभिषेक ने तो प्रश्न भी लिखा है, प्रश्न में उत्तर भी लिख दिया है। सहज बोध तो निश्चित ही बिना किसी चालाकी और कपट के निर्दोष जैसा ही होता है। और प्रेम ही वो कुंजी है जिससे हम अस्तित्व के उस सहज बोध से लयबद्ध हो सकते हैं। सहज बोध को इंग्लिश में इंट्यूशन भी कहते हैं, और सहज बोध को हम थोड़ी व्यापकता से भी देख सकते हैं, अंतः प्रज्ञा से भी देख सकते हैं, इंट्यूशन से भी देख सकते हैं सहज बोध को। तो जब हम प्रेमपूर्ण होते हैं तो हम इंट्यूटिव होते हैं, अंतः प्रज्ञा से भरे होते हैं, और ऐसी स्थिति सचमुच में हमको निर्दोष ही तो बना रही होती, सरल बना रही होती। सरल नहीं है तो हम उनको पकड़ नहीं पाते। जटिल होते हैं तो जीवन के सहज बोधों से हम दूर हो जाते हैं, उनसे चूक जाते हैं। जीवन तो बड़ी सहजता और सरलता में निरंतर हमारे पास बोध को लेकर आ रहा है, हम ही उससे चूक जाते हैं। चालाकी और कपट की जो बात लिखी है, ये सब चालाकियां और ये कपट प्रेम के अभाव में ही आता है। देखिए, प्रेम से हम भरे हों तो चालाकी कपट का तो हमें ख्याल ही नहीं आता, या जिनके प्रति हम प्रेम में होते हैं उनके प्रति कौन सी चालाकी और कौन सा कपट करते हैं। सारे कपट और चालाकियां उनके प्रति जो होती हैं वो सब खत्म हो गई होती हैं। प्रेम ही वो एल्केमी है, वो कीमिया है जो चालाकी और कपट को खत्म करती। चालाकी और कपट भयभीत चित्त की अवस्था है। प्रेम हमको एबंडेंट कॉन्शियसनेस में डालता है, और भय हमको पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में डालता है। जब हम दीन दरिद्र हो जाते हैं भय के कारण, तो हम सब चालाकियां और कपट की स्थितियां करते हैं। प्रेम हमको ईश्वरीय बना देता है, ऐश्वर्य से भरा हुआ। हमको जरूरत ही नहीं रहती किसी चालाकी और कपट की।
आर्या ने लिखा है, आई बिहेव पोलाइटली एंड लविंगली टू द एक्सटेंट पॉसिबल, स्पेशली विद न्यू पीपल. I like being this way. Sometimes when people are rude, hostile, and I feel constipated and reacting as I cannot quickly give that same energy back to them. Moreover, I feel any angry reaction will be further used against me. I want to free myself from this pattern. It makes me feel suffocated in interactions and I want to set myself free. You are free. You don't need any extra freedom. रिएक्शन और रिस्पॉन्स के अंतर को बस अपने अंदर रच बस जाने दो और पोलाइट और इम्पोलाइट दोनों चीज़ों को समझो. हम्बल होना बहुत ज़रूरी है. हम्बलनेस आंतरिक है, इंटरनल. जो हम्बलनेस है, विनम्रता है, विनयशीलता है, वो हमारा इनर नेचर है कि अंदर हम वैसे ही हैं. बाहर कभी कभी रिएक्शन जो आ रहे होते हैं उस पर हमारे रिस्पॉन्सेस तीखे भी हो सकते हैं. पहली बात तो देखिए, सचेतन रहोगे तो 99% मौक़ों पर क्रोध और उससे अपना रिस्पॉन्स नहीं ही दोगी. और मैं समझता हूँ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं तुम्हारे भीतर सब, तो अपनी इनर स्टेट को एंजॉय करो. दूसरों से क्या करना, भाई दूसरे तो तमाम है, संसार में निकलोगे हर तरह के लोग मिलेंगे. इसीलिए क्या होता है, कुछ लोग जो बहुत बचना चाहते हैं और बहुत सेलेक्टिव होना चाहते हैं, वो फिर अपने जैसे लोगों के ग्रुप में ही रहना प्रेफर करते हैं. उनको लगता है ये अपने जैसे लोग हैं, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं, ये वैसा ही करते हैं जैसा हम. लेकिन संसार तो विभिन्नताओं से बना हुआ है. संसार में तो बड़ी भिन्न भिन्न विपरीत स्थितियां हैं, विपरीत व्यक्तित्व हैं. संसार में निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमसे टकराएंगी और बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आएंगे. तो अपने अंदर की जो विनयशीलता है, हम्बलनेस, उसको साधो और उसके साथ रहो. और उसके साथ ही जानो कि यू आर इटर्नली फ्री. एक हम्बल व्यक्ति भी कभी कभी तीखा रिस्पॉन्स दे सकता है. गुलाब की तरफ बढ़े हुए हाथों में भी कभी कभी कांटा चुभ सकता है. गुलाब तो पूरा पोलाइट है, लेकिन गुलाब के साथ कोई अगर अचेतनता से पेश आए, ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश करे, तो गुलाब के कांटे इसीलिए उसमें लगाए गए हैं कि वो कांटे भी अपना काम करें. बड़े खूबसूरत हैं कांटे. तो उस तरह के कांटे अगर कभी हमारे भीतर से निकलते दिखते हैं तो वो क्रोध नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस है. हो सकता है 100 मौक़ों में एक बार ही ऐसा हो, लेकिन उसको सहज रखो और उस पर फिर पुनर्विचार मत करो कि सही था या गलत था. क्योंकि भीतर का सॉफ्टवेयर अगर पूरा हमको समझ में आ गया कि हम्बलनेस से बन गया है, विनयशीलता से बन गया है, तो बाहर सहज रहो. और जो लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं उनकी तमाम तकलीफ़ें हैं, तो 99 मौक़ों पर तो वो तकलीफ़ समझ लोगी. ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल इल्यूमिनेटेड लोग हैं समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसकी अपनी कोई तकलीफ़ होगी. लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारी अपनी टेरिटरी में इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट करें, जब एक दो कांटे निकालने की ज़रूरत हो जाए तो वहाँ पर एक दो कांटे अपने भीतर से निकाल लेना फुल्ली डिवाइन है. अगर ये डिवाइन ना होता तो ऐसे गुलाब जैसे खूबसूरत फूल के साथ नेचर ने, प्रकृति ने कांटे नहीं डाले होते. कई बार लोगों को लगता है कि बड़ी नाइंसाफ़ी है, इतने खूबसूरत फूल के साथ कांटे दे दिए. देना पड़ता है. तो हमारे व्यक्तित्व में मूल चीज़ है, पहले मूल चीज़ को साधें और मूल चीज़ के बाद बाहर हमें उलझना नहीं है. बाहर बिना उलझे हुए हम आगे बढ़ें. लोग आएंगे जाएंगे, तमाम तरह की वृत्तियों के लोग जाएंगे, रूड हॉस्टाइल लोग सब आएंगे. तो ना इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड रहो, ना मेंटली कॉन्स्टिपेटेड रहो और ना फिजिकली कॉन्स्टिपेटेड रहो. कई बार जो लोग इमोशनली और मेंटली बहुत कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, फिजिकली भी कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने आप. एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा लोगों से उलझे रहो. कभी कभी उलझना है तो उलझ लिया, बात खत्म हो गई, भूल गए उस बात को. और बाहरी पोलाइट बिहेवियर से इनर पोलाइटनेस का कोई रिश्ता नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें. कभी कभी संसार में उल्टा हो जाता है.
कुछ लोग बाहर बड़े पोलाइट मिलेंगे, बड़े झुके हुए, बड़े मुहज़्ज़ब लहज़ों से, बड़े डेलिकेट मैनरिज़्म से, लेकिन उनके अंदर कैक्टस की झाड़ियाँ ही उगी होती हैं, बहुत अविनम्र होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सब कुछ सुगंधित है, चंदन-चंदन है, शहद-शहद है, लेकिन बाहर उतने पोलाइट नहीं भी होते हैं, वो बस अपने जैसे हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, एक्स्ट्रा पोलाइट नहीं करते, एक्स्ट्रा अपनी आवाज़ को विनम्र नहीं बनाते, जैसी आवाज़ है वैसी आवाज़ में बात करते हैं। लेकिन कई लोगों को देखो अपनी आवाज़ में भी एक्स्ट्रा पोलाइटनेस लाते हैं, और जैसे कोई एक्स्ट्रा पोलाइटनेस लाता है इसका मतलब इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, नहीं तो एक्स्ट्रा पोलाइट क्यों हो रहा है ये? नॉर्मल काम चल सकता था। कई लोग हैं वो 60 डिग्री पे झुक के व्यवहार करते हैं और अंदर 90 डिग्री पे हमेशा तने खड़े रहते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो नहीं झुकते लेकिन अंदर से झुके हुए हैं, अंदर से वो बिल्कुल अनुग्रह से भरे हुए हैं। तो मूल चीज़ इनर नेचर है, तो इनर नेचर तो अच्छा है, इनर नेचर पर काम करो, धीरे-धीरे करके कर भी रही हो, अच्छा भी हो रहा है। लेकिन बाहर के लोगों के साथ उलझो नहीं, 99 मौकों पर अपनी विनम्रता से काम चला लो, और एक मौके पर अविनम्रता से काम चलाना हो तो उससे भी चला लो, लेकिन उसको भी अपने ऊपर गिल्ट की तरह से हैंग मत करो, क्योंकि परिस्थिति की मांग थी, तो हो गया वैसा, उसमें बहुत उलझना नहीं। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, प्रेमी ही तो बोध है, बोध ही तो प्रेम है ना। क्या जब व्यक्ति प्रेमपूर्ण रहते हैं वो चिन्मय और मृण्मय के पुल में होते हैं, जब नहीं होते हैं तो उसका पुल टूट चुका है, क्या इसको हम प्रेम कह सकते हैं, या प्रेम की और यात्रा कह सकते हैं? कुछ कहें प्रभु। पुल टूट गया तो दिल टूट गया, और दिल टूट गया तो फिर प्रेम भी फूट गया, कहाँ बचा? मृण्मय और चिन्मय के पुल को रहने दो, उसी में प्रेम पनपता है। प्रेम का अपना बोध है और बोध का अपना प्रेम है। बिना बोध के कौन सा प्रेम, और बिना प्रेम के कौन सा बोध। जब हम प्रेम में होते हैं तो बोध की एक नई यात्रा में होते हैं, और वो बोध भी किसी काम का नहीं, यानी कि वो जागृति, वो अवेकनिंग, वो समझ जो हमको प्रेम पूर्ण ना बनाए। तो ये स्थिति यही है कि मृण्मय और चिन्मय, क्षणभंगुर और शाश्वत के बीच यात्रा में ही प्रेम होता है, और जब नहीं होते हैं तो लिखा है उसका पुल टूट चुका है। बिल्कुल, तब तो पुल टूट ही गया है, क्योंकि फिर व्यक्ति बहुत ही फ्रेगमेंटेड, कंपार्टमेंटलाइज्ड, कट्टर, जड़ ऐसा हो चुका होता है। जो मृण्मय और चिन्मय के पुल पे नहीं यात्रा कर रहा है, वो कहता मैं तो ऐसा ही हूं, तो उसको पूछना चाहिए तो क्या तुमको कोई अवार्ड दें? ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, तो इससे क्या बनना बिगड़ना? ज़्यादातर घरों में लड़ाइयाँ इसी बात की, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो फिर जाओ अपने साथ रहो जाके, किसी के साथ रहोगे तो थोड़ा-थोड़ा किसी के साथ सहयोग, साहचर्य भी रखना पड़ेगा। किसी दूसरे का जैसा भी थोड़ा-थोड़ा होना पड़ेगा, तभी तो प्रेम होगा, तभी मृण्मय और चिन्मय आएगा। ये कट्टरता है, ये जड़ता है। कई लोग कहते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझको प्रेम किया जाए। तो तुम भूत और भूतनी जैसे बने घूमते ही रहोगे क्या? भाई थोड़ा अपने को सुधारो भाई। प्रेम किया जाए तो अपने भूत भूतनीपन से ऊपर उठो, थोड़ा सभ्य बनो, थोड़ा सुसंस्कृत बनो, थोड़ा सहयोगी बनो, थोड़ा तरल बनो, सरल बनो, प्रेम भी घट जाएगा। पुल यही है, कट्टरता नहीं है। कट्टरता वाले लोग एक किनारे पर चिपके, तो इसीलिए धार्मिक कट्टरता भी होती है और इसीलिए सांसारिक कट्टरता भी होती है। दोनों किस्म की कट्टरताएं होती हैं, दोनों किस्म की कट्टरताओं में प्रेम नहीं पनपता।
प्रेम पनपता ही तब है जब दोनों किस्म की कट्टरताएं जा चुकी होती हैं, इंसान सरल हो चुका होता है।